बीए थर्ड ईयर समाजशास्त्र। प्रथम प्रश्न पत्र सामाजिक विचारधारा के आधार के अंतर्गत आज हम बात करेंगे कार्ल मार्क्स के बारे में। प्रथम कड़ी में हम समाज शास्त्र के प्रमुख विचारक कार्ल मार्क्स के जीवन परिचय और उनकी कृतियों के बारे में अध्ययन करेंगे। मैं पीयूष कुमार गुप्ता से आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय केकड़ी। कार्ल मार्क्स का जीवन चरित्र। कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद का उन्नायक माना जाता है। इनका जन्म 5 मई सन 1818 को प्रशिया के राइन प्रांत के त्रियेर नगर में हुआ था। 9 भाई बहनों में मार्क्स ज्येष्ठ थे, सबसे बड़े थे। इनके माता पिता मध्यम परिवार के थे तथा यहूदी धर्म को मानने वाले थे। पिता वकालत करते थे। मार्क्स जब 6 वर्ष के हुए तब उनके माता पिता ने यहूदी धर्म त्याग कर ईसाई धर्म ग्रहण कर लिया था। बचपन से ही मार्क्स एक प्रतिभाशाली और कुशाग्र बालक थे। उनकी हाई स्कूल तक की शिक्षा त्रिवेर स्कूल में ही हुई। जब वे 17 वर्ष के थे तो विधि की शिक्षा ग्रहण करने के लिए वह बोन विश्वविद्यालय में चले गए, किंतु वहाँ उनका मन नहीं लगा और उन्होंने 1 वर्ष बाद यह शिक्षा छोड़ दी और इतिहास और दर्शन शास्त्र का अध्ययन करने के लिए बर्लिन विश्वविद्यालय चले गए। बर्लिन विश्वविद्यालय में उस समय के प्रमुख विचारक हीगल के विचारों का दबदबा था, जिसका प्रभाव मार्क्स के विचारों पर भी पड़ा और उनकी कृतियों में भी देखने को मिलता है। द्वंद्वात्मक दर्शन जो हीगल का एक प्रमुख विचार था, डायलेक्टिकल फिलॉसफी, मार्क्स ने हीगल से ही ग्रहण किया था, यद्यपि उन्होंने उसके स्वरूप को परिवर्तित कर दिया। सन 1841 में मार्क्स ने जिएना विश्वविद्यालय से डेमोक्रिटस और एपिक्यूरस के प्राकृतिक दर्शन में भेद विषय पर अपनी डॉक्टरेट उपाधि प्राप्त की। सन 1842 में राइनी समाचार पत्र का संपादन किया। सन 1843 में मार्क्स ने एक अभिजात परिवार की बचपन की साथी जेनी फॉन वेस्टफलेन, जिसे वो जेनी कहकर पुकारते थे, से विवाह किया, जिन्होंने उनका आजीवन मित्र, सहयोगी, प्रेमिका और प्रेरणा के रूप में साथ दिया। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं है कि जेनी ही उनकी पथ प्रदर्शक भी रही, सदैव उनके कार्यों को सराहा, भले ही उनकी वजह से उन्हें बहुत अधिक दिक्कतें झेलनी पड़ी। मार्क्स सभी यूरोपीय भाषाएं जानते थे, जर्मन, फ्रांसीसी और अंग्रेजी। वे इतने सुंदर ढंग से लिखते थे कि भाषा पार के मुग्ध हो उठते थे। वे एक उक्ति दोहराया करते थे, जीवन संघर्ष में विदेशी भाषा एक हथियार है। भाषाओं के लिए उनकी मेधा बहुत प्रबल थी। उन्होंने 50 वर्ष की अवस्था में रूसी भाषा सीखी। मार्क्स के यद्यपि अनेक संतानें हुई, किंतु अधिकांश बचपन में ही दिवंगत हो गई। उनके एक दामाद लाफेयू ने मार्क्स के बारे में लिखा है कि मार्क्स का मस्तिष्क बंदरगाह पर खड़े हुए उस युद्धपोत के समान है जो ईंधन से सदैव भरा रहता है तथा कुछ ही क्षणों के नोटिस पर विचारों के अनेकानेक महासागरों की ओर दौड़ पड़ता है। यह कहने तात्पर्य कि मार्क्स सदैव ही चिंतनशील
रहते थे और सदैव ही कुछ नए विचार उनके मन मस्तिष्क में दौड़ते रहते थे। मार्क्स ने पेरिस में सन 1843 में फ्रैंको जर्मन शब्दकोश का संपादन किया। इसमें उनके लेख कानून के आर्थिक आधार से प्रभावित होकर उन्हें एक ऐसा मित्र मिला जिन्होंने जिंदगी भर उनका साथ दिया। ये थे फ्रेडरिक एंजल्स। आज जो कुछ भी मार्क्स को हम पढ़ पाते हैं वो सब एंजल्स के कारण ही है, क्योंकि उन्होंने ही मार्क्स की जो भी लेख लिखे उन्हें प्रकाशित कराने में अपना पूर्ण योगदान दिया। पेरिस में मार्क्स प्रोधा और वाकुनिन जैसे अराजकतावादी विचारकों के संपर्क में आए और इसका उन पर पर्याप्त प्रभाव पड़ा। 1844 में मार्क्स को बुनकरों के विद्रोह का समर्थन करने के कारण देश निकाला मिला, किंतु 1845 में मार्क्स को पेरिस छोड़ ब्रुसेल जाकर रहने लगे। यहीं मार्क्स ने अपने मित्र एंजल्स के साथ मिलकर होली फैमिली नामक पुस्तक प्रकाशित की। इस पुस्तक में उनके क्रांतिकारी भौतिक दर्शन तथा सर्वहारा वर्ग की सैद्धांतिक क्रांति के तत्व मौजूद हैं। मार्क्स ने होली फैमिली के पश्चात एक और पुस्तक अपने मित्र एंजल्स के साथ लिखी जिसका नाम है जर्मन विचारधारा। इस पुस्तक में भी उन्होंने अपने क्रांतिकारी विचारों को स्थान दिया और हीगल के विचारों की बखिया उधेड़ी तथा इतिहास के भौतिकवादी सिद्धांतों का स्पष्ट निरूपण किया। साम्यवाद के दो सैद्धांतिक स्तंभ उन्होंने बताए, एक द्वंद्वात्मक भौतिकवाद और दूसरा ऐतिहासिक भौतिकवाद। सन 1847 में मार्क्स को और एंजल्स ने लंदन में साम्यवादी लीग की स्थापना की तथा सन 1848 में कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो साम्यवादियों का घोषणा पत्र को प्रकाशित किया। यह पुस्तक साम्यवादियों का धर्म ग्रंथ कही जा सकती है। इसी पुस्तक में मार्क्स ने लिखा है कि अब तक के सभी समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। इस संघर्ष का अंत हर बार या तो समाज के क्रांतिकारी पुनर्निर्माण में या संघर्षरत वर्गों के सर्वनाश में हुआ है। मार्क्स ने सन 1848 में फ्रांस में पूंजीवादी क्रांति हुई, उसका प्रभाव यूरोप के अन्य देशों पर भी पड़ा और बेल्जियम सरकार क्रांतिकारी आंदोलन को बढ़ते देखकर आशंकित हो उठी। परिणाम तो उसने मार्क्स को देश निकाला दे दिया। मार्क्स यहाँ से पुनः फ्रांस में जाकर रहने लगे और वहाँ फ्रांस के जनवादियों तथा मजदूर संस्थाओं से पुनः संपर्क स्थापित किया। पूंजीवादी जनवादियों के असफल संघर्ष के बाद फ्रांस सरकार ने जून 1849 में एक बार फिर से उन्हें देश निकाला दिया। परिणामतः वे अब लंदन में जाकर रहने लगे तथा वहाँ रहते हुए 14 मार्च 1883 को प्रवासी जीवन व्यतीत करते हुए इनकी मृत्यु हुई। मार्क्स को लंदन में ही हाईगेट कब्रिस्तान में दफनाया गया। यहाँ अगर हम जीवन परिचय को संक्षिप्त रूप में पढ़ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तो इनका जीवन पूर्णतः क्रांतिकारी विचारकों के रूप में स्थापित हुआ। इन्होंने कितनी भी परेशानी आई, क्योंकि अगर इनके हम पूर्ण जीवन की बात करें तो ये बहुत गरीबी का जीवन इन्होंने जिया। इसीलिए ये जो कुछ भी थे ये अपने मित्र एंजल्स के कारण जाने जाते हैं।
जो कि एक अमीर परिवार का व्यक्ति था, और उसने उसके पश्चात भी अपने इस मित्र को सदैव सहयोग दिया और इनकी अनेक पुस्तकों को प्रकाशित करने में आर्थिक सहायता भी प्रदान की। मार्क्स के अगर हम प्रमुख ग्रंथों की बात करें तो इन्होंने अपने जीवन में अनेक पुस्तकें लिखी, जिनमें कुछ प्रमुख की बात हम यहाँ कर रहे हैं। द होली फैमिली इन्होंने 1844 में लिखी। द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी 1847 में। द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848 में। एक कंट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी 1859। मूल्य, कीमत और लाभ 1865 में। दास कैपिटल के 3 खंड प्रकाशित हुए, जो 1868, 85 और 1894 में। इसके पश्चात उन्होंने फ्रांस में गृह युद्ध के बारे में सन 1870-71 में लिखा। इस प्रकार हम देखते हैं कि मार्क्स का जीवन सदैव चिंतनशील रहा और इन्होंने अपने जीवन में अनेक परेशानियों के बावजूद भी अपने विचारों को आगे बढ़ने से नहीं रोका, और इस सब में उनका साथ उनकी जीवन संगनी तथा जीवन मित्र जैना तथा एंजल्स ने दिया। यहाँ हमें मार्क्स का यह योगदान अवश्य पढ़ना चाहिए, क्योंकि मार्क्स की जो साम्यवादी विचारधारा है वह आज भी अनेक देशों में प्रचलित है और निरंतर उनके विचार हमारे सामने एक नई परिभाषा लेते हुए आते रहते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।